हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। आपका क्लास 7 जियोग्राफी का ये चैप्टर नंबर 4 है और एनसीईआरटी की मदद से हम चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप सभी नोट्स इसका बनाते रहिए। और नोट्स बनाने के लिए आप अपने पास कॉपी रख लीजिए या फिर आप एनसीईआरटी की बुक पे मार्क कर सकते हैं। चलो, चैप्टर नंबर 4 का नाम है एयर। ठीक है, एयर हमारे चारों बगल जो एटमॉस्फेयर है इसमें एयर होती है। ठीक है ना बेटा, जो इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। उससे पहले आपको ये डू यू नो, देखो ये जो डू यू नो वाला जो पार्ट होता है इसमें बहुत आपको यूजफुल जानकारी या फिर काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बोली जाती है। जरा पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। बेटा ध्यान से देखो, एक चीज होता है, एक होता है ग्रीन हाउस। क्या होता है ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस क्या होता है? आपने आपने नर्सरी देखी होगी, आपने नर्सरी देखी होगी। नर्सरी मतलब जहां पर पौधे को उगाया जाता है। आपने ऐसा देखा होगा कि जहां पे छोटे कुछ पौधे उगाए जाते हैं उसमें ऊपर से एक ग्रीन कलर की हट सी बना देते हैं, झोपड़ी टाइप की बना देते हैं, उसमें जो है पौधे वौधे को उगाया जाता है। ठीक है, जरा मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिएगा, ग्रीन हाउस। ये देखो बेटा, इस तरीके से ये ग्रीन हाउस है। इसमें जैसे ये पौधे उगा रहे हैं ना, और ऊपर से ये हट सी या झोपड़ी सी इस तरीके से बना दी गई। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है कि जो पौधों को एक सूटेबल एनवायरनमेंट देने के लिए। इसी प्रकार बेटा जो कुछ गैसेस होती है जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ध्यान देखना, ऐसी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए। जैसे कि ये अर्थ होगी हमारी, ये जैसे ये अर्थ होगी, अर्थ के चारों तरफ से कुछ गैसेस होती है और इस तरीके से ये अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। और ये बहुत जरूरी भी है। इससे क्या होता है कि जो सन से आने वाले जो रेज होती है ये ट्रैप कर लेती है गैसेस और बाहर नहीं जाने देती। इससे अर्थ का हीटिंग होता है। अर्थ जो है थोड़ा सा टेम्परेचर इसका ठीक ठाक रहता है, जिसकी वजह से हम रह पाते हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना हो ना, देखो ग्रीन हाउस गैस का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अच्छा ग्रीन हाउस गैस है। तो इससे क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर सूटेबल टेम्परेचर बना रहता है और जहाँ पे हम रह पाते हैं। तो ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, और इसकी वजह से हम रह पाते हैं। अगर सोचो अगर ये ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर इतना कम होता कि हम रह ही नहीं सकते थे अर्थ पे। बट क्या होता है नहीं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है किसी भी वजह से, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि फैक्ट्री का वेस्ट, इतने सारे व्हीकल चल रहे हैं उसका जो पोल्यूशन निकलता है उसका वेस्ट, और भी बहुत अलग अलग वजहों से कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे पेड़ों का कटना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये जो हीटिंग जो है ये कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और ये कुछ ज़्यादा हीटिंग हो रही है। और कुछ ज़्यादा हीटिंग की वजह से अब वो जो वार्मिंग हो रहा था, वार्मिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इसलिए इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा का पूरा जो ग्लोब है, पूरा का पूरा जो अर्थ है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। और इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे और भी तरह तरह के जो नेचुरल फेनोमेना है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और इसकी वजह से पूरा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले तो टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस है अभी। ठीक है, तो इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, इट इज देयरफॉर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन द टू कोल्ड टू लिव इन, है ना, हम रह नहीं सकते थे। However, when its level in the atmosphere increases, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक,
कार फ्यूम्स, हीट रिटेंड इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ जाएगा और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, जो स्नो जो है ना, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट द सी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि स्नो मेल्ट होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होगा तो वो पानी के रूप में ओशन में आएगा और ओशन का लेवल बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो फ्लड्स, जो कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पे फ्लड्स की सिचुएशन बढ़ जाएगी। और देखो देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट, क्लाइमेट में चेंज आ जाएगा और इन प्लेस ऑफ लीडिंग टू एक्सटिंक्शन सम प्लांट एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट का कुछ ऐसे भी प्रजाति है जिनका बिल्कुल खात्मा ही हो सकता है, एक्सटिंक्शन की तरफ आ जाएगी। अब आते हैं बेटा फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आपका पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस है, एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस है, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे जो गैस है, जैसे यहाँ पर देखो नाइट्रोजन गैस, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन गैस होती है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस कहते हैं इसको। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन गैस है, दैट इज O2 गैस। तीसरे नंबर पे आप देखोगे यहाँ पर देखो बेटा आर्गन गैस है, तो यहाँ तीसरे नंबर पे आर्गन गैस हो गई। और चौथे नंबर पे ये देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड बेशक सिर्फ कितना दिख रहा है 0.03%, ये भी ज्यादा है ना। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत कम है, लेकिन बेटा ये भी बहुत ज्यादा है ना। अगर ये 0.04 हो गया तो समझ लो कि बहुत बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कंट्रोल में रखना है। और अभी हमने यहाँ पर देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं, जो गाड़ियाँ होती है उसका फ्यूल्स, है ना, पेड़ों को कटने से रोकना है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जितनी भी अदर गैसेस है वो आ जाता है। आपको याद रखना है, देखो ये बेटा 78% रहेगा, ये 21% रहेगा। हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। और आर्गन देखो, आर्गन जो है ये 0.93%, और ये दोनों, ये वाला 0.03 है और अदर में 0.04%, राइट। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि इतनी सारी गैस है, जो अदर गैस है, अदर गैस में और भी कई सारी गैस है। जैसे यहाँ पर देखो हम पढ़ेंगे, आप कॉपी पे मार्क कर लीजिएगा। देखो बेटा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बात करी, हीलियम बात करी। देखो एक गैस होता है ओजोन, अदर गैस में आ जाएगा ओजोन, ये अर्थ को सन की आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको, उससे प्रोटेक्ट करती है। आर्गन की बात कर ली, हाइड्रोजन, उसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है। ये सारे बहुत कम कम क्वांटिटी में होते हैं। इसके अलावा देखो क्या क्या होता है, इसके अलावा बेटा जी, इसके अलावा देखो गैसेस होंगे, गैस, है ना, सॉरी, इन सभी गैस के अलावा जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं। डस्ट पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं। आजकल पॉल्यूशन का ही बड़ा चल रहा है, तो डस्ट, देखो पॉल्यूशन जो होता है ना, पॉल्यूशन में बहुत बारीक डस्ट पार्टिकल ही होते हैं। तो इसमें दो लेवल होता है, एक होता है PM 2.5 और एक होता है PM 10। तो ये वाला जो PM 2.5 है ना, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसी को पॉल्यूशन कहते हैं। जो AQI मेजर किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, ये इसी की वैल्यू होती है। और ये इतने छोटे होते हैं, आपका बेटा जो एक हेयर होता है ना, सिर्फ एक हेयर, जो इसका जो डायमीटर है इससे भी 16 टाइम और इससे भी 32 टाइम्स कम रहता है। मतलब जो बालों का जो डायमीटर होता है या थिकनेस होता है उससे 32 गुना कम होता है। समझ गए, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, इसलिए हमें दिखते भी नहीं। द पाई चार्ट यहाँ पे आपको दिखाई रखा है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है ना, मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our, लेकिन लंग्स क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है और सीधा डायरेक्ट एक्सहेल हो जाता है। लेकिन जो प्लांट जो होता है, प्लांट को बहुत हैवियर मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट को बेटा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की ही रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल के लिए, है ना। प्लांट को सबसे ज्यादा कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? नाइट्रोजन गैस की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नाइट्रोजन
उसके ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से लिख सकते हैं आप, दे कैन टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, है ना, मतलब ये डायरेक्टली नाइट्रोजन एयर से ले सकते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फ्रॉम द प्लांट कैन यूज इट। तो जो सॉइल में कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ये एयर से नाइट्रोजन को लेके सॉइल में फिक्स कर देते हैं या रूट्स में फिक्स कर देते हैं, और फिर नाइट्रोजन का यूज प्लांट के द्वारा किया जाता है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन जो है दूसरे नंबर पे है। ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है एज दे ब्रीथ, क्योंकि हम जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रीन प्लांट जो है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और इसलिए इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। तो बेटा देखो यहाँ पर जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ये हो गया ह्यूमन बीइंग, और ये देखो ये हो गया प्लांट। तो ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग को चाहिए ऑक्सीजन गैस, और छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट छोड़ता कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो इसकी वजह से नेचर का बैलेंस बना रहता है कि हमें चाहिए ऑक्सीजन और हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जो अर्थ पे, प्लेनेट पे इतने सारे जो लोग हैं, 8 बिलियन, है ना, 8 बिलियन पीपल है अभी, लगभग मोर देन 8 बिलियन पीपल। तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इतने सारे जो पेड़ हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बैलेंस बना रहता है, राइट। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात होती नहीं। लेकिन वही है, पेड़ कटने से क्या होता है, CO2 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर में इसका लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। बेटा समझ में आ रहा है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, है ना, फोटोसिंथेसिस में इनके काम में आता है। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पर ना एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल seems to be equal to the amount of used by the plant, which make a perfect balance. लेकिन the balance is upset by burning the fuels such as coal, oil, है ना। इन सब का यूज करने से क्या हो रहा है कि CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। They add billions of tons of carbon dioxide, billion of ton of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increase in volume of carbon dioxide is affecting the अर्थ, वेदर एंड क्लाइमेट। बात समझ में आ गई। तो ये है आपका टोटल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। अब एक चीज जरा देखो यहाँ पर, डू यू नो में क्या कह रहा है कि जब एयर हीट होता है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर एयर हीट होगा तो एयर क्या होगी, फैलेगी, है ना। एयर जब हीट होती है तो ये क्या होता है, एक्सपेंड करता है। ये क्या करता है, फैलता है, एक्सपेंड करता है, और हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और एक्सपेंड होकर हल्की होने के बाद ये ऊपर उठेगी। क्या होगी, ऊपर उठेगी, तो ट्रैवलिंग अप, वर्टिकल मोशन करेगी और ऊपर जाएगी, लाइटर एंड गोज अप। कोल्ड एयर जो होती है, देखो जो ठंडी जो हवा है, कोल्ड एयर डेंसर एंड हैवी, दैट इज व्हाई सिंक डाउन। तो गर्म हवा जो है वो ऊपर जाती है, और जो ठंडी हवा है वो नीचे सेटल्ड हो जाती है। That is why it tend to sink down. When hot air rises, cold air from surrounding areas rushes there to fill in the gap. That is how the air circulation takes place. आओ दोबारा समझते इस बात को। क्या होता है कि बेटा मान के चलो, ये देखो बेटा, जैसे मान के चलो कि इस जगह की हवा है, इस जगह की हवा ऊपर उठ रही है गर्म होके, ठीक है, और यहाँ पर जो हवा की जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, ये हवा मान लो कि दूसरी जगह से एक सेकेंड, मान के चलो ये थोड़ा सा कलर गलत ले लिया। मान लो कि यहाँ पर हवा हल्की होके ऊपर उठ गई, और यहाँ से ठंडी हवा जो है इधर से यहाँ से ऐसे आ गई, तो इसी को क्या कहते हैं, एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो दोबारा समझो, हीट होगा तो हवा एक्सपेंड होगी तो हवा ऊपर उठेगी, हल्की होकर हवा ऊपर उठेगी, और इस जगह को भरने के लिए एक ठंडी हवा दूसरी जगह से वापस आएगी। इसी को कहते हैं एयर सर्कुलेशन। आओ बेटा,
स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहले स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को समझते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखो आपको एक लाइन याद करो, एक लाइन याद करो। एक था MST, एक था MST। देखो एक मतलब यहां पर एक्सोस्फेयर से है मेरा, T से है बेटा थर्मोस्फेयर, और M मतलब है मेरा मीजो, S मतलब है बच्चे स्ट्रेटो, और T मतलब है बेटा थर्मो ओ ट्रोपो। अब यहाँ पर देखो, जो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ऑर्डर क्या है। तो सबसे ऊपर रहेगा एक्सो, सबसे ऊपर कौन सा है एक्सोस्फेयर, और एक्सो के बाद कौन सा है, देखो नीचे थर्मो वाला हिस्सा ये रहा, और थर्मो के नीचे क्या है, ध्यान से देखो बेटा मीजो, ये रहा मीजोस्फेयर, उसके नीचे कौन सा है स्ट्रेटो, और सबसे नीचे क्या है ट्रोपोस्फेयर। तो ये देखो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखो इनकी हाइट पता होनी चाहिए। तो ध्यान देना बेटा, जो पहला जो 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है ना, पहला 10 किलोमीटर, 10 नहीं लगभग 13 किलोमीटर, ये वाला जो है सबसे पहले, ये जो ट्रोपो जो है ये 0 से लेके 13 किलोमीटर की हाइट तक ये एग्जिस्ट करता है बच्चे, ठीक है, 0 से लेके 13 किलोमीटर। और बात 13 किलोमीटर के बाद 13 से लेके 50 किलोमीटर तक का जो थिकनेस है, 13 से लेके 50 किलोमीटर तक का जो थिकनेस है, वहां पर है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, राइट बेटा। चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद है मीजो। मीजो देखो, मीजो आप यहाँ पर देखो 50 से शुरू होके लगभग ये 80 किलोमीटर की हाइट तक जाता है। तो मीजो जो है 50 से स्टार्ट होता है और 80 किलोमीटर की हाइट तक जाता है। उसके बाद जो थर्मोस्फेयर है, ये वाला जो है थर्मोस्फेयर, आप देखो यहाँ पे लगभग बेटा 80 पे चालू होता है और ये 100 के आसपास जाता है, और 100 के बाद फिर एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। चलिए बेटा पॉइंट वाइज हम यहाँ से पढ़ेंगे, और ये सब आपको क्या क्या दिया गया वो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। जो जितने भी मौसमी घटनाएं होती है, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, ये सब के सब ट्रोपोस्फेयर का फेनोमेना, 0 से लेकर 13 किलोमीटर, जैसे बादलों का बनना, बारिश का होना। जैसे आप अगर बात करो कि एरोप्लेन, तो एरोप्लेन बेटा ट्रोपोस्फेयर में नहीं चलता, स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपो, क्योंकि ट्रोपो में देखो पक्षियां उड़ती है, बादल बनते हैं, तो एरोप्लेन अगर उड़ेंगे वहां पर तो दिक्कत हो सकती है भाई, बादल की बूंदे, पानी की बूंदे उस पर पड़ेंगी तो क्या होगा, क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए बादलों से ऊपर चलती है। अगर आप प्लेन में कभी जाओगे या अगर कोई गया हो तो आपने देखा होगा कि जब प्लेन में तो नीचे बादल दिखते हैं, क्योंकि आप प्लेन जो उड़ता है वो बादलों के ऊपर से उड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। देखो सबसे पहले ये टोटल कितने, देखो दोबारा सुनो, एक था MST, एक था MST, 5 लेयर है, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, टोटल 5 है। तो सबसे पहले देखो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है ये सबसे पहली वाली लेयर है अर्थ की, और यहाँ पर देखो बेटा ये इसकी जो हाइट है, हाँ इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 13 किलोमीटर सरफेस से लेके 13 किलोमीटर की हाइट है इसकी। यहाँ पे देखो 13 किलोमीटर की हाइट है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट, जो भी हम हवा लेते हैं ना। एक और चीज बताऊं बेटा आपको, जो हवा जो है ना, ज्यादातर हवा यहीं पर खत्म हो जाती है। हालांकि हवा हर जगह में है, लेकिन जो हवा की डेंसिटी है ना वो बहुत कम है आगे। 13 किलोमीटर की हाइट है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फेनोमेना जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म सब इसी लेयर में होता है। दूसरे नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है और 13 से चालू हो जाएगा और 50 किलोमीटर की हाइट तक जाएगा, ठीक है। और इसमें फ्री फ्रॉम क्लाउड, कोई क्लाउड वलाउड इसमें नहीं होता है, और कोई भी वेदर फेनोमेना है ना, मौसमी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती है। आगे देखो, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग द एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट एरिया है ये वाला। और एक और है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर गैस, ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर जो है सिर्फ 5 मिलीमीटर थिकनेस वाली एक लेयर है जो कि आपको स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमें सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज है उससे। ठीक है, यहाँ से आप नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं मीजोस्फीयर। ये तीसरी लेयर है और ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होगा, ऑब्वियस सी बात है, और लगभग 50 किलोमीटर के आसपास से शुरू हो जाता है और एक्सटेंड अप टू द 80 किलोमीटर ऑफ हाइट, 80 किलोमीटर की हाइट तक जाता है। जो मीटियोराइट्स वगैरह जो होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। जो मीटियोराइट्स होते हैं इसी जो आपका जो मेसोस्फीयर है, देखो म से मेसोस्फीयर, म से मीटियोराइट्स, यहाँ पे सब बर्न हो जाता है इसी लेयर में, है ना, और अर्थ को हिट नहीं कर पाता है जितने भी मीटियोराइट्स। नहीं तो बेटा अगर अर्थ को एक भी मीटियोराइट्स हिट कर दे तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। उसके ऊपर है थर्मोस्फीयर। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, थर्मोस्फीयर। इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है ना। थर्मो का मतलब ही होता है टेम्परेचर, थर्मो का टेम्परेचर ही मतलब ही होता है टेम्परेचर। तो इस स्फीयर का या फिर इस लेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इवन 100 काफी ज्यादा होता है। आप ये कर लो, रैपिडली विद द इंक्रीजिंग द हाइट। इसी का एक पार्ट है बेटा, जो थर्मोस्फीयर का ही एक पार्ट है आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर जो जितने भी कम्युनिकेशंस होता है, जैसे कि रेडियो जो काम करता है, जो फोन काम करता है, जो इंटरनेट काम करता है, ये सब आयोनोस्फीयर की मदद से होता है। क्या होता है कि लेट्स से, जैसे कि मान लो कि ये अर्थ है ना, यहाँ पे टावर्स लगे हुए होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि मान लो कि आपने अपने दोस्त को फोन लगाया जो कि यहाँ पर बैठा है और आप यहाँ पे बैठे हो, तो यहाँ से क्या होगा कि जो यहाँ से सिग्नल जो है वो आयोनोस्फीयर पर जाएगा और फिर आयोनोस्फीयर से ये सिग्नल यहाँ पर आएगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, पहले सिग्नल ऊपर जाता है, फिर सिग्नल आपके दोस्त तक जाएगा, मतलब उसने जो डिवाइस यूज कर रहा है उसके रिसीवर में जाएगा। तो आयोनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर, इट एक्सटेंड बिटवीन 80 से लेके 400 किलोमीटर। कौन सा, थर्मोस्फीयर, ये 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है। ये वाला जो आयोनोस्फीयर है ये रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है, अभी मैंने बताया कम्युनिकेशंस के लिए। इनफैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। वही वाला बोला कि जो रेडियो वेव अर्थ ट्रांसमिट करता है वो आयोनोस्फीयर पे जाएगा और फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा रिसीवर के पास। उसके बाद एक्सोस्फीयर है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा, 400 किलोमीटर के बाद। The more uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has very thin air. बेटा एयर लगभग होता ही नहीं, यहाँ पे थिन लिख भी दिया है, लेकिन आप ये मान के चलो कि एयर ना के बराबर है ही नहीं। लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम गैस यहाँ पाई जाएगी और हाइड्रोजन गैस। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सोस्फीयर में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। इसके बाद स्पेस चालू हो जाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको कैसा लग रहा है चैप्टर? अगर आपको बेटा ये चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है और समझ में आ रही है चीजें, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, राइट बेटा। और बाद में तो मैं इसके क्वेश्चंस वगैरह भी आप लोगों को करवाऊंगा, है ना। अभी तो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आप नोट्स बनाइए अच्छे से, एनसीईआरटी पर मार्क करिए और आप एक नोटबुक मेंटेन करिए। इसका सिर्फ मेन पॉइंट लिखने, बुलेट पॉइंट्स लिखने, ठीक है। नहीं तो आपको अगर सिर्फ चैप्टर समझना है तो वो भी अच्छी बात है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, वेदर एंड क्लाइमेट। उससे पहले यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये लोग क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। फॉर 10 days नोट डाउन वेदर रिपोर्ट, है ना, ये मतलब एक्टिविटी है, आपके लिए भी हो सकता है कि 10 दिन का वेदर रिपोर्ट आप नोट करो फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर। चलो, यू विल सरप्राइज दैट नोन दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 आउट ऑफ, हे भगवान, कितना बड़ा नंबर है देखो बेटा। अगर हिंदी मीडियम वाले, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, है ना, मतलब ये बेटा 2 अरब, एक सेकेंड, 110,000 10,000 लाख 10 लाख, इसको मिलियन कहते हैं, ठीक है।
10 मिलियन और उसके बाद बिलियन, हे भगवान 10 मतलब 2 ट्रिलियन है बेटा, है ना। ये कितना है, ये 2 ट्रिलियन है, बहुत बड़ा नंबर है। और देखो बेटा मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ इस पे इतना ज़्यादा, आप थोड़ा सा इस चीज़ की ग्रेविटी, इस चीज़ की गंभीरता को समझो। मतलब 2 ट्रिलियन में से सिर्फ एक पार्ट जो है ना, 2 ट्रिलियन का सिर्फ एक पार्ट है। 2 ट्रिलियन कितना बड़ा नंबर है, जैसे 100 का एक पार्ट होता है, 1000 का एक पार्ट है, 2 ट्रिलियन का एक पार्ट, ये हिस्सा अर्थ रिसीव कर रहा है बस। अब बताओ इसका मतलब अर्थ है ना, कुछ कोई औकात नहीं है सोलर सिस्टम में कोई औकात नहीं है। एक और फैक्ट बताता हूं बेटा, आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा। सोलर सिस्टम तो आपको पता ही होगा, है ना। सोलर सिस्टम में हमारा सन है, सोलर सिस्टम इसमें सन है और ढेर सारे प्लैनेट्स है ना। ढेर सारे तो नहीं, 8 प्लैनेट्स है, फिर एस्टेरॉइड्स है, मीटियोर्स है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स है। सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है इसमें एक तरफ सन रख दो और एक तरफ अदर रख दो। अदर में मतलब सारे प्लैनेट, मून, एस्टेरॉइड, मीटियोर सब। तो बेटा मोर देन 99% मास जो है इधर आ जाएगा और 1% से भी कम मास में बाकी सब है। सोच सकते हो कितना बड़ा है सन, है मतलब पूरे सोलर सिस्टम का 99% से भी ज्यादा मास वो खुद रख रहा है, बाकी सिर्फ 1% से भी कम हिस्से में बाकी सारे प्लैनेट्स, है ना। चाहे आप जुपिटर बोलो, चाहे सैटर्न बोलो, यूरेनस बोलो, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, सब। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा समझाने का पॉइंट था। अब हम बात करते हैं बेटा वेदर एंड क्लाइमेट। 2 वर्ड है यहाँ पर, एक है वेदर और एक है क्लाइमेट। बेटा जैसे कि है ना, वेदर क्या होता है, जैसे कि आज का वेदर क्या है, तो वेदर मतलब डे टू डेट जो एटमॉस्फेयर में कंडीशन है, दैट इज द वेदर। ये जो है वेदर जो है ये शॉर्ट टाइम, राइट बेटा, शॉर्ट टाइम, ये एक दिन का हो सकता है या है कुछ घंटों का हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट बेटा लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग में भी वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। जैसे कि 30 साल, कितना, 30 साल एवरेज लिया जाता है, लगभग बहुत लंबा समय 30 सालों का टाइम एवरेज लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस में किस टाइप का कंडीशन रहती है। जैसे अगर मैं डे टू डेट बात करूं तो हो सकता है कि सुबह धूप निकल रही है, दोपहर में है ना बारिश हो गई, या हो सकता है कि सुबह में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, दोपहर में गर्मी हो गई। ये क्या है, ये है वेदर, शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक दिन का वेदर हो गया कि भाई आज बढ़िया एकदम सनलाइट रहेगा। लेकिन क्लाइमेट होता है एक लंबे समय का, एक एवरेज आउट निकाला जाता है कि यार इस जगह पर जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा रहता है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो वेदर इज दिस आवर टू आवर, आवर टू आवर ये डिसीजन होता है कि है ना हर घंटे का वेदर हो सकता है, या फिर डे टू डे कंडीशन हो सकती है ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। देखो हॉट मतलब गर्मियों के महीने में देखो हॉट तो होता ही है, गर्मी हो गई, और इसके साथ में अगर ह्यूमिड हो जाए, है ना, ह्यूमिड माने आप लोग समझते हो मॉइस्चर को, आर्द्रता, तो इससे क्या होता है कि यार इरिटेशन होने लग जाती है, चिपचिपा सा हो जाता है शरीर गर्मियों के महीने में, दैट इज द ह्यूमिड। वेदर में मेक, और हाँ ठीक है, अ प्लीजेंट ब्रीज वेदर में मेक वन चीयरफुल, है ना। ब्रीजी वेदर जो होता है मतलब ठंडी ठंडी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चले तो उसमें मजा सा आता है, अच्छा लगता है। उसके बाद वेदर जो होता है वो कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वही ड्रामेटिकली मैंने बोला ना कि भाई सुबह में तो मौसम अच्छा था, दोपहर में बारिश होने लगी, तो ड्रामेटिक, राइट। ओके, ये समझो बेटा यहाँ पर
द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बोला 30 साल, तो वही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जैसे जो इंडिया का जो वेदर है, इंडिया का जो वेदर है यहाँ का मानसूनी वेदर होता है, ठीक है, हमारे जो वेदर है वो मानसूनी वेदर है। अब बात करते हैं कि नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। तो जो डेली वेदर फोरकास्ट है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर क्या रहने वाला है, आज का मौसम कैसा रहने वाला है, तो उसको जो पहले से ही जो बताया जाता है उसको कहते हैं फोरकास्टिंग करना, पहले से ही कास्ट कर देना, पहले से ही आपको बता देना, दैट इज वेदर फोरकास्ट। चलिए चीजों को समझते हैं। टेम्परेचर को मेजर आप किससे करते हो? थर्मोमीटर से। टेम्परेचर को मेजर किससे करते हो आप? थर्मोमीटर से। ये देखो यहाँ से आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो। प्रेशर को मेजर किससे करते हो आप? बैरोमीटर से। प्रेशर को मेजर किससे करते हो आप? बैरोमीटर से। रेन गॉज आप रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेन को सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करते हैं। और विंड को मेजर करने के लिए विंड वेन होता है, ये डायरेक्शन ऑफ विंड को मेजर करने के लिए आपको चारों ही पता होना चाहिए, थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेन गॉज, विंड वेन। अब देखो रेन में तो रेन गॉज में तो रेन आ ही गया, तो ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करता है। विंड वेन ये डायरेक्शन ऑफ विंड को मेजर करता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ना एक टर्म आया है इंसोलेशन। इंसोलेशन, इंसोलेशन जरा इस टर्म को समझो। इंसोलेशन क्या होता है कि मान लो कि बेटा ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, ठीक है, और ये हो गया सन, ये हो गया यहाँ पर सन, ठीक है। अभी मैंने बताया कि 2 ट्रिलियन में से सिर्फ एक पार्ट, तो वही जो अर्थ के हिस्से का जो यहाँ पर ये जो रेडिएशन जो सन से आ रहा है ना अर्थ पर, जो अर्थ रिसीव कर रहा है, ठीक है। देखो अर्थ जो है 100% तो रिसीव नहीं कर पाता है, एक्चुअली कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाती है ना। मान लो कि ये वाला यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया, ये यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन कुछ तो पड़ेगा अर्थ पे। तो अर्थ पे पड़ने वाली सोलर एनर्जी को ही हम इंसोलेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, द इंसोलेशन का मतलब अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, है ना। जो ट्रांसमिट हो गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला जो चीज है, ये वाली चीज, इसको अपन इंसोलेशन कह रहे हैं। अब इंसोलेशन बहुत बातों पे डिपेंड करता है, इंसोलेशन बहुत बातों पे डिपेंड करता है। देखते हैं बेटा क्या क्या बातें हो सकती है। यहाँ पर देखो जो इक्वेटर, देखो ये अगर हमारा अर्थ है तो इसको 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? इक्वेटर। बेटा 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब अपर लैटिट्यूड पे, अपर लैटिट्यूड, चाहे आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाओ या सदर्न हेमिस्फीयर में जाओ, जो आपका बेटा जो इंसुलेशन होता है वो डिक्रीज होता है। इसका कारण ये है कि जो सन का जो पोजीशन होता है वो सन का पोजीशन कुछ यहाँ पर होता है, मतलब जो सन का पोजीशन ये देखो इस रेंज में होता है, यहाँ ध्यान देना, सन का पोजीशन इस रेंज में ही मूव करता है। सन यहाँ से सन यहाँ पे इसी बीच में मूव करता रहता है, माने ये वाला जो ऊपर में जो होता है, अच्छा हिंदी मीडियम के लिए ये इस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये वाला जो ऊपर वाली जो लाइन है, दिस इज बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे वाली जो लाइन है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये बेटा जी कर्क रेखा, और ये वाला जो है मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो जो सन जो है इसी में 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ में मूव करता रहता है। इसीलिए जो ये वाला जो इक्वेटर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे मैक्सिमम इंसोलेशन होता है, और इंसोलेशन की मात्रा सबसे कम होती है इधर पोलर रीजन में, है ना, और बहुत कम होती है, इतनी कम कि भाई इसलिए तो इतना बर्फ जमा रहता है वहां पे, ठंडी रहती है एकदम। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर जो इंसुलेशन का जो अमाउंट है डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल।
इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज करता रहता है। राइट बेटा जी, ये टेम्परेचर को प्रभावित करने वाला सबसे मेन फैक्टर होता है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को प्रभावित करने वाला जो सबसे मेन फैक्टर है वो है इंसोलेशन। वो क्या है? इंसोलेशन। अब यहां पर देखेंगे बेटा आगे, द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। इसलिए जो टेम्परेचर इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है और पोल की तरफ टेम्परेचर घटता रहता है। पोल जो है पूरी तरीके से, यही रीजन है कि जो पोल जो है पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड रहता है। इफ द अर्थ टेम्परेचर, अगर अर्थ का टेम्परेचर, अच्छा एक और चीज, कार्बन डाइऑक्साइड का भी रोल है। अभी अभी हमने बात करी थी, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होता है कि जो ये जो बाहर जा रही रेडिएशंस होते हैं इनको ट्रैप कर लेता है और तभी तो एक ग्रीन हाउस का फॉर्मेशन करता है और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जैसे मीथेन गैस हो गई बेटा, है ना, जैसे वाटर वेपर हो गए, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। इससे क्रॉप ग्रो करने में दिक्कतें आएगी। जो सिटीज का जो टेम्परेचर होता है मच हायर देन दैट ऑफ द विलेज, क्योंकि सिटीज में सॉइल नहीं होता ना, कंक्रीट की सड़कें होती है, कंक्रीट के मकान होते हैं, सब पक्के घर होते हैं। तो पक्के घर में जो ये जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होता है, एब्जॉर्ब कम करता है, रिफ्लेक्ट ज्यादा हो जाता है। और रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपका जो आसपास की जो हवा है वो गर्म हो जाती है। आ रहा है समझ में? आसपास की हवा गर्म हो जाती है और इसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो गांव वगैरह में तुम देखोगे कि पेड़ पौधे भी थोड़े ज्यादा ही रहते हैं, तो गांव का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है और शहर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है। क्योंकि ये देखो वही बात, द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द एस्फॉल्ट ऑफ रोड। एस्फॉल्ट किसको कहते हैं? जो ब्लैक कलर का जो जिससे रोड बनती है ना, कोल तार वगैरह का मिक्सचर, उसी को एस्फॉल्ट कहते हैं। हीट हो जाता है ड्यूरिंग द डे, दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो सिटीज का टेम्परेचर गांव के टेम्परेचर से ज्यादा क्यों होता है, उसको एक्सप्लेन करें। हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर। जो हाई राइज ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग होती है वो भी एयर को ट्रैप करके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देते। जरा हम बात कर लेते थोड़ा सा ये डू यू नो में, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं बेटा। और डिग्री सेल्सियस को इन्वेंट किसने किया था? एंडर सेल्सियस ने। ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वाटर फ्रीज करेगा 0 पे, वाटर बॉयल करेगा 100 पे। अगर हम मून की बात करें तो मून पे बेटा एयर तो होती नहीं है, ठीक है, और एयर अगर होगा नहीं तो एयर प्रेशर वगैरह कुछ नहीं बनेगा। एयर प्रेशर के बारे में अभी पहले हम पढ़ेंगे। और एस्ट्रोनॉट जब भी जाते हैं तो उनको एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट वगैरह टीवी में, वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं, बहुत कॉस्टली होता है वो। उसके अंदर में हवा भरा होता है, फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून। इफ दे डू नॉट, अगर वो सूट वेयर ना करे तो इससे क्या होगा? जो एयर प्रेशर जो देखो इसका जो एयर प्रेशर होता है, अगर ये सूट वेयर ना करे तो बॉडी का जो प्रेशर होता है, और बाहर में क्योंकि कुछ भी प्रेशर नहीं है तो बॉडी तो ब्लास्ट कर जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? बॉडी के अंदर में हवा या फ्लूइड या ब्लड भरा पड़ा है या वाटर है, तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेंगे, और बाहर में अगर प्रेशर 0 ही है तो अचानक से ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं और इसमें बेटा हवा भर देते हैं। इसमें क्या भर देते हैं? हवा भर देते हैं इस तरीके से, सो दैट कि इनकी बॉडी को कुछ ज्यादा अफेक्ट ना हो। समझ रहे हो ये चीज?
आगे देखो, एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल बस्ट, वही फट जाएगा, मैंने अभी बताया ना आपको, द एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड करेंगे और मर जाएंगे, डेड। तो इसलिए इतने महंगे करोड़ों रुपए के सूट्स इनको पहनाए जाते हैं कि सो दैट की कोई दिक्कत ना हो। आगे बात करते हैं बेटा एयर प्रेशर। अभी हमने बात करी तो ये देखो बेटा, ये आपका, हाँ, जो एयर हमारी बॉडी पे जो प्रेशर लगाता है ना, जैसे कि मान लो कि ये इस तरीके से नॉर्मल है, अभी मैं सूट वूट का कंसेप्ट यहाँ से हटाता हूँ, लेट से ये हटा दिया, तो हमारी बॉडी के चारों तरफ क्या हवा है, हमारी बॉडी के चारों तरफ क्या हवा है, इस तरीके से हवा है। तो ये जो हवा है हमें चारों तरफ से क्या कर रही, दबा रही है। तो हवा के द्वारा हमारी बॉडी पे लगाने वाला जो प्रेशर जो होता है, उसी प्रेशर को हम एयर प्रेशर कहते हैं, नहीं समझे, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। आप चारों तरफ से, अब क्योंकि हवा तो आपके चारों तरफ है ना, तो इसलिए चारों तरफ से बराबर प्रेशर लगता है और आप गिर नहीं पाते हो। नहीं तो मान के चलो अगर सिर्फ आपको पीछे से प्रेशराइज किया जाए तो अगर ऐसे धक्का देंगे तो आप गिर जाओगे ना। चलिए देखिए बेटा, तो एयर प्रेशर होता क्या है, पहले ये डिफाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा और मैं हल्का सा समझा दूं तो जैसे कि ये मान लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ पे भी एयर ऐसे प्रेशर लगा रहा है ना, ये प्रेशर अर्थ एयर प्रेशर है, ये एयर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है और इसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन है कि भाई इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है बॉडी पे और हमें फील क्यों नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही लग रहा है, जब से आप पैदा हुए हो ना तब से ही लग रहा है, इसलिए फील नहीं होता है। ठीक है, चलो, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। समझ में आए, डेफिनेशन होगी। और जैसे जैसे बेटा हम अर्थ से ऊपर जाएंगे ना, अर्थ से ऊपर जाएंगे, अभी हमने बात करी थी कि हवा जो है पतली होती चली जाती है, मतलब हवा खत्म होती चली जाती है। तो जैसे जैसे हवा खत्म होगी तो प्रेशर भी घटेगा, प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। तो अगर हवा ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा, हवा कम तो प्रेशर कम, इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे बच्चे प्रेशर घट जाता है, ऊंचाई पे जाने के बाद प्रेशर घट जाता है। ध्यान से देखना यहाँ पर, एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर द प्रेशर फॉल्स, प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, प्रेशर फॉल्स रैपिडली। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, एट सी लेवल, एट सी लेवल का मतलब समुद्र किनारे नहीं होता, नॉर्मल जो हम रहते हैं वो सी लेवल ही होता है। और डिक्रीज विद हाइट, हाइट पर जाने के बाद घट जाएगा। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई। देखो जहां पर ऐसे एरिया जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इक्वेटर वाला जो रीजन है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, एयर हीट होके ऊपर जाएगा, एयर हीट होके ऊपर जाएगा, इसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा लो प्रेशर एरिया होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये थोड़ा सा देखो, एक बार हल्का सा यहाँ पे देखेंगे फिर से। ये बेटा ये जो आपका जो अर्थ है ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर का जो आसपास का जो हिस्सा होता है ना, मान लो कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो यहाँ की हवा ऊपर उठेगी, तो ये बेटा लो प्रेशर वाला एरिया है, ये वाला, ये कौन सा वाला एरिया है, लो प्रेशर वाला, इक्वेटर के ऊपर नीचे का हिस्सा, ध्यान देना। तो टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा रिलेशन है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम मतलब टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा। और देखो यहाँ पर ये तो हो गया ना, इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीट अप एंड राइज, दिस क्रिएट लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। देखो यहाँ पर जो हवा जो ऊपर गई है, हवा जो ऊपर गई है उससे क्या बना होगा, उससे बना होगा क्लाउड, उससे बादल बने होंगे, है ना, और बादल बने होंगे तो वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है, तो इसलिए इस रीजन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, रेनी एरिया होता है। और रेनी एरिया होने के बाद यहाँ पर जो जंगल जो बनते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे बनते हैं, हमेशा हरे रहने वाले फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा हमेशा हरे भरे रहेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा अमेज़न, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरे साल भर हरा रहता है। और लो प्रेशर, हाँ ठीक है, ये हो गया क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। वेट वेदर मतलब अगर रेन हो रहा है तो
वेट वेदर है वहाँ का, ठीक है, और क्लाइमेट भी वेट है ना, वेदर भी वेट और क्लाइमेट भी वेट। अब देखो जहाँ पर टेम्परेचर कम है, जो इक्वेटर का जो एरिया वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो वहाँ का एयर कोल्ड होगा, एयर कोल्ड होगा तो बादल नहीं बनेंगे, तो वर्षा नहीं होगी, रेन नहीं होगा, रेन नहीं होगा तो जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट नहीं हो सकता है ना, वो वहाँ का जो क्लाइमेट है क्या बोलते हैं, ड्राई क्लाइमेट है, कैसा है, ड्राई है। तो इट देयरफॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, है ना, टेम्परेचर कम तो हाई प्रेशर एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, क्लियर स्काई। तो आपसे ये डिफरेंस पूछ सकते हैं, है ना, कि टेम्परेचर और स्काई का क्या रिलेशन है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एयर कैसे मूव करेगा, एयर हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव करेगा। कितना बचा भैया, थोड़ा सा है, ये देखो बेटा विंड। अब यहाँ पर देखो जो विंड है दैट इज हवा, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। अभी हमने थोड़ा सा ये पढ़ा कि ये जो अर्थ का जो ये वाला जो हिस्सा है, इक्वेटर वाला हिस्सा है, ये आपका क्या है, ये बेटा लो प्रेशर एरिया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है इक्वेटर, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है। और ये जो पोल वाला हिस्सा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो जो विंड जो है ना, विंड बेटा जी ये इस तरीके से मूव करेगी आपके साथ, ऐसा कुछ है ना, इक्वेटर से ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव करती है। और एक सेकंड, थोड़ा गलत हो गया ये, हाँ, कुछ ऐसा ऊपर से नीचे, ऐसा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये विंड का मूवमेंट होता है। अभी और डिटेल में बात करेंगे। हाँ, तो विंड कैसे मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो एट द टाइम ये सब वही फालतू की चीज है। यहाँ देखो मेन चीज इधर है, ये देखो बेटा ये चीज है, विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आपको ये याद रखना है। ध्यान दो, ये देखो जो इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 23 डिग्री को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23 साउथ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, यहाँ पर ये हो गया आपका सब कुछ। तो आपको एक चीज याद रखना, देखो मैं इधर भी बना रहा हूं साइड में अपना वाला, ध्यान देना, ये देखो ये है 0 डिग्री, ये है 23.5, ये है 66.5, ये 23.5, 66.5 और ये 90 डिग्री। तो बच्चों देखो थोड़ा सा यहाँ से आइडिया लो, इक्वेटर पे जो है लो प्रेशर होता है, मैंने अभी कई बारी बात करी है। इक्वेटर से यहाँ पर जाओगे तो आपको हाई प्रेशर दिखेगा, और ऊपर जाओगे लो प्रेशर दिखेगा, और ऊपर जाओगे हाई प्रेशर। फिर ऐसे देखो हाई लो हाई कर दो, ये लो प्रेशर 0 डिग्री पे, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। तो ध्यान देना जो प्रेशर, जो एयर का जो मूवमेंट होता है, देखो ध्यान से, हाई टू लो, इधर से यहाँ पर ऐसे ऐसे, और यहाँ पर देखो ये हाई है और ये लो है, तो यहाँ पर ऐसे, ये चीज है बेटा। अभी नाम हम देख लेंगे। और देखो इधर कैसे, यहाँ पे ऐसे, हाई टू लो, ये हवा का मोशन है। अब नीचे आ जाओ, हाई टू लो जाना है, ये देखो ऐसे। डायरेक्शन थोड़ा देख लेना, एरो साइन जो है इधर की तरफ है, इसमें इधर की तरफ है, और ऊपर वाला इधर की तरफ है ना। और ये देखो हाई टू लो, एक सेकंड, हाँ ऐसे हो गया, और नीचे में ये ऐसे। नाम देख लो कि जो 0 डिग्री वाला होता है, ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, इसको डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डोल्ड्रम, डोल्ड्रम, डोल्ड्रम। और उसके बाद जो 23 के आसपास का जो है ना, ये वाला, ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, इसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। और 60 डिग्री के आसपास का एरिया जो है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, फिर लास्ट में हाई प्रेशर। ऐसे नीचे आ जाओ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नीचे साउथ में, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है।
ये हॉर्स लैटिट्यूड हो गया, बाकी सब पोलर ये। तो ध्यान से देखना, उसके बाद पोलर ईस्टर्ली। अगर देखो ये अर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। अगर हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहे तो इसके नाम में लगता है ईस्टर्ली हो जाता है। किधर से चल रही है? ईस्ट से, तो ईस्टर्ली। ये देखो ये उधर की तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वेस्टर्ली, है ना। ईस्ट से वेस्ट जाए ईस्टर्ली, वेस्ट से ईस्ट जाए वेस्टर्ली। और जो इक्वेटर के पास जो होता है इसको कहते हैं ट्रेड विंड। इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं इसको। जो इक्वेटर के पास होता है इसको कहते हैं ट्रेड विंड। ऐसे ये वाला हो गया साउथ, ये वाला ऊपर हो गया नॉर्थ वाला, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नीचे वाला साउथ, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। देखो क्योंकि ये भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ और नीचे वाला भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये वाला प्रिवेलिंग वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली। अब ध्यान से देखो, जो टाइप्स ऑफ विंड है, एक परमानेंट विंड है, सीजनल विंड है और लोकल विंड है। परमानेंट विंड ये चीज है, ये परमानेंट है, पूरे अर्थ पे यही चल रही है ना। इसको कहते हैं परमानेंट विंड। द ट्रेड विंड वेस्टर्ली ईस्टर्ली, है ना। जो ट्रेड विंड है ये वाला इक्वेटोरियल वाला, वेस्टर्ली ईस्टर्ली, है ना, पूर्वा और पछुआ। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्वा एंड पछुआ। पूरब से बहने वाली हवाओं को, पवनों को पूर्वा कहते हैं और पश्चिम से बहने वाली हवाओं को पछुआ कहते हैं। और ट्रेड विंड जो है आपका ये इक्वेटर के पास विषुवत, ये आर परमानेंट विंड, ठीक है। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं करता। तो इसको तो चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया हमें। अच्छे से इसको देखो, किसको क्या कहते हैं। ये डोल्ड्रम, हॉर्स लैटिट्यूड, है ना, वेस्टर्ली ईस्टर्ली। देखो ये वाला मैंने इजी वाला डायग्राम बना दिया, अगर ये समझ नहीं आ रही तो ये वाला बना लो। चलो जी बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया ये चैप्टर, तो क्या करें, थोड़ा चैप्टर लंबा भी है और एक ही वीडियो में तुम्हें मिल रहा है ना, ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिल रहा है, तो अच्छी चीज है ये तो। सीजनल विंड, दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन अ डिफरेंट सीजन। जैसे कि इंडिया में बेटा जो मानसून की पवनें जो होती है ना, देखो इंडिया का जो मैप है कुछ कुछ ऐसा होता है, नहीं ऐसा तो नहीं है एक्चुअल, लेकिन हम हल्का सा ऐसे थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। जो मानसूनी विंड होती है मई जून में इसका डायरेक्शन ऐसा होता है बेटा, और नवंबर दिसंबर में इसका डायरेक्शन ऐसा होता है। ये देखो, तो ये क्या है, ये मई जून में, ये मई जून है, और ये है नवंबर दिसंबर। तो देख रहे हो इसका डायरेक्शन पहले इधर की तरफ टुवर्ड्स द इंडिया था और फिर अवे फ्रॉम द इंडिया हो गया। ये इंडिया की तरफ जा रहा है और इंडिया से दूर भाग रहा है। तो ये इसलिए क्या हो रहा है कि अपना डायरेक्शन को चेंज करते हैं सीजन, कुछ डिफरेंट सीजन। उसके बाद लोकल विंड, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ स्पेशल कुछ हवाएं चलती है, उसको लोकल विंड कहते हैं। देखो एक दो एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये तो चलो हर जगह हो गया। एंड डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया। लू चलती है गर्मियों के महीने में, है ना, लू चलती है गर्मियों के महीनों में, आपको पता ही होगा। और अलग अलग जगहों पे, मेरे को एक तो नाम याद तो नहीं आ रहे, नहीं तो मैं बता देता आपको, कोई बात नहीं, आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक जैसे चिनूक हवाएं होती है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है, यूएसए और कनाडा वाले हिस्सों में, चिनूक कहते हैं उसको। इसको बेटा आपको पढ़ लेना है कि साइक्लोन की वजह से ये जो डिस्ट्रक्शन, हालांकि ये पेपर में नहीं आता है, तो इसको पढ़ना है, पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो आगे बात करते हैं मॉइस्चर, और ये बेटा आखिरी टॉपिक है आपका। चलो, मॉइस्चर मतलब होता है जो एयर के अंदर में जो वाटर का जो अमाउंट होता है उसको कहते हैं मॉइस्चर। एयर के अंदर में जो वाटर का अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं? मॉइस्चर। अब देखो ध्यान से कि जैसे मॉइस्चर कब ज्यादा होगा, जब गर्मी ज्यादा होगी, है ना। तो गर्मी जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वाटर इवेपोरेट होता है, और वाटर इवेपोरेट होने के बाद एयर में चला जाता है तो मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है। सर्दियों के महीने में टेम्परेचर कम होता है तो इवेपोरेशन नहीं होता है, और इवेपोरेशन नहीं होता है तो मॉइस्चर कम होता है। तो ध्यान देना, ये देखो बेटा, ये चीज देखो, ये देखो, जब मॉइस्चर, ओके, यहां पर देखो ध्यान से, ये एक मिनट, ये वाला दोनों तीनों डायग्राम पहले मैं समझाता हूं तुम्हें, उसके बाद ही बात करेंगे। ये देखो, तीनों आपको इमेज अच्छे से समझाता हूं। ये देखो बेटा, जो
गर्म हवाएं होती है वो ऊपर उठती है। देखो टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो इवेपरेशन ज्यादा होगा, और इवेपरेशन ज्यादा होगा तो वो हवा ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो हल्की हल्की जो वाटर वेपर है जुड़ती 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 जब हैवी हो जाती है तो रेन के तौर पे नीचे आ जाती है। और जब गर्म हवाएं ऊपर उठी है तो इधर से बगल से ठंडी हवाएं यहाँ पर आएगी, तो बारिश प्लस ठंडी हवाएं, मौसम अच्छा हो गया। इसको कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, जब कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रेन हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो गर्म हवा थी या मॉइस्ट एयर जो था, कहाँ गया? हाँ, ये जो गर्म हवा जो थी, अब ये इधर से ऊपर उठ रही होगी या फिर इधर चल रही थी, ये गर्म हवा ऐसे चल रही थी भाई, ये आ गया एक, है ना, माउंटेन या एक बैरियर आ गया। क्या आ गया? एक बैरियर आ गया, या इसको रिलीफ भी कहते हैं, और या इसको ओरोग्राफ भी कहते हैं। तो इस बैरियर के सहारे ये हवा ऊपर उठ रही है। अब जैसे ऊपर उठती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वेपर कंडेंस्ड हो जाते हैं और बादल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बेटा इस बैरियर की वजह से फिर यहाँ पर ये बारिश हो जाती है। तो इस तरह की होने वाली बारिश को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इंडिया में जो वेस्टर्न घाट का जो रीजन है बेटा, आपको वैसे समझ नहीं आएगा, अभी मैं बताता हूँ क्या है। इंडिया का जो मैप है लगभग इस तरीके का है, हालांकि ऐसा नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। इसको क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट। और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। इस हिस्से में बेटा जो माउंटेन वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर आपका माउंटेन वाला हिस्सा इधर जो है ना, ये तो ये बैरियर का काम करता है। तो इस वेस्टर्न घाट में होने वाली बारिश को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, और बहुत ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद देखो ये कन्वेंशनल रेनफॉल, जो नॉर्मल रेन होती है, देखो ये था साइक्लोनिक, साइक्लोन की वजह से जो हो रही है वो है। और ये है कन्वेंशनल, कि भाई है ना, इवेपोरेशन हुआ है और फिर इवेपोरेशन ऊपर गई फिर रेन हो गया, कोई एंगल पेंगल कुछ नहीं, नॉर्मल है। तो ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल है, एक है साइक्लोनिक रेनफॉल, एक है ओरोग्राफिक, और ये कन्वेंशनल रेनफॉल। चलो आगे देखते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर के बारे में थोड़ा बहुत तो बात कर ही चुके हैं, तो जरा जल्दी जल्दी इसको एनसीईआरटी से खत्म करते हैं बेटा, ठीक है। चलो आखिरी टॉपिक है, अगर अभी तक भी आपने ये सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो बेटा, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और आप कमेंट करिए कि आपको और किस तरीके की वीडियोस चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर बनाऊँ, है ना, जितना मेरे पास टाइम है उसके हिसाब से। चलिए ये देखो बेटा, when water evaporate from land and different water body it become water vapor. Moisture, हाँ ये देखो, moisture in the air at any time is known as humidity. moisture को ही क्या कहते हैं हम? humidity भी कह देते हैं। जब when the air is full of water vapor we call it a humid day, है ना। जब humidity ज्यादा होती है या फिर moisture ज्यादा होता है तो हम कहते हैं ये humid है यहाँ पर। as the air get warmer इट्स कैपेसिटी, जैसे जैसे एयर गर्म होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और ह्यूमिडिटी और बढ़ती चली जाती है। जितनी ज़्यादा गर्मी उतना चिपचिपा मौसम, मज़ा आ जाता है। मज़ा आता है नहीं ना? तो मज़ा नहीं आता है ना, इरिटेशन होने लगती है। ह्यूमिड डे पे हम कैसे कपड़े, जैसे कॉटन के कपड़े वगैरह पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के। चलिए यहाँ पर देखो, जब व्हेन वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, वही कूल होएगा तो क्या बनेगा? क्लाउड कंडेंस होके फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और इसी को क्लाउड भी कहते हैं। क्लाउड आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट। क्लाउड क्या होता है? वही वाटर ड्रॉपलेट का कंडेंस्ड फॉर्म होता है। व्हेन दीज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम्स टू हैवी, जब ये बहुत हैवी हो जाते हैं फ्लोट करते करते, एंड देन दे कम डाउन एज अ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को ही रेन भी कहते हैं। जो ये देखो यहाँ पे और अच्छी बात लिखी हुई है, जेट प्लेन्स जो होते हैं फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ वाइट ट्रेल्स बिहाइंड देम। जो जेट प्लेन्स जो उड़ती है
तो कभी कभी देखोगे इनके पीछे ना ऐसे एक धुएं का है ना, ऐसे एक लाइन सी बन जाती है ना, देखा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। एक्चुअली वो क्या होता है, मॉइस्चर होता है जो कि डस्ट पार्टिकल पे कंडेंस्ड हो गया। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजिन्स कंडेंस्ड, है ना, वो इंजन का जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है डस्ट पार्टिकल को, वो आपको एक स्ट्रेट पाथ की तरह दिखता है, लेकिन वो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है ना, वो डिस्पर्स्ड होके। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड moist for some time when there is no air movement to disturb it, है ना, एयर मूवमेंट वैसे भी ऊपर में कम ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। ठीक है, तो वही प्रेसिपिटेशन को रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द, आप डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे रेन की डेफिनेशन ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, पता ही आपको। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन, है ना। अगर ट्रीज वगैरह क्या होता है, वाटर को, जो सॉइल को होल्ड करके भी रखता है। एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, जब ट्री वगैरह अगर पहाड़ों में कटेंगे तो वहां पे पानी को होल्ड करने की जो टेंडेंसी वो कम होएगी, पानी जमीन में कम जाएगा, उसकी वजह से जो लो लाइंग एरिया, जो मैदानी इलाके, वहां पे क्या कहते हैं, फ्लड का से चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब नेक्स्ट लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे तीनों के बारे में, जैसे कि पहला कन्वेंशनल रेनफॉल, इसके बारे में हमने देखा। द ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसके बारे में हमने देखा। तीसरा साइक्लोनिक रेनफॉल, इसके बारे में हमने देखा। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल लेस, water scarcity, drought occur. On the other hand, it is more, flood takes place. Other form of precipitation is snow, sleet, hail. तो सिर्फ जब लिक्विड वाटर के फॉर्म में पानी नीचे आएगा तब उसको रेन कहते हैं, लेकिन स्नो, स्लीट, हेल्स, है ना, इन सब को हम रेन नहीं कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।